हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। मेंस 365 पॉलिटी मैगजीन का पहला लेक्चर कल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजंस, उसका अब हम बाकी के सब टॉपिक्स आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैगजीन का। तो आज का हमारा पहला है दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप एट ग्लांस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिटीजनशिप का जो बेसिक प्रोविजन है वो क्या है। तो सिटीजनशिप इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन एज इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये इन्होंने एक वर्जन प्रोवाइड किया है कि सिटीजनशिप का मतलब ये भी है एक्सक्लूड करना उन लोगों को जो सिटीजन्स नहीं है। ठीक है, इट इज इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। मोड्स ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप ये हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। कौन कौन से वेज होते हैं? 5 वेज होते हैं: बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। दिस इज वेरी बेसिक। अगला आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहां कहां प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 है जो कि कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब से सिटीजनशिप वैलिड मानी जाएगी, आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 6 के अंदर आती है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए हैं उसके लिए आर्टिकल 6। आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले जो हो जाते हैं जो ओवरसीज में जाकर के रह रहे हैं। देन कम्स आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो किसके पास है सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स वगैरह बनाने की पावर? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे हो गए। अगला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2019 में, उससे रिलेटेड चीजें हैं कि सीए ने क्या एम किया तो गिव सिटीजनशिप टू टारगेट ग्रुप्स ऑफ माइग्रेंट्स इवन इफ दे डू नॉट हैव वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी आप लोग जो माइग्रेंट्स हैं नियर बाय हमारी कंट्रीज के, यानी कि जो नेबर कंट्रीज है उसके, ठीक है, तो जो वहां के नॉन मेजोरिटी पोर्शन है वहां के जो माइग्रेंट्स है, ऐसे माइग्रेंट्स जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स जो है लेकिन उनको फिर भी 4 कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि पहली चीज वो या तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन हो। ठीक है, इसके बाद कहां से होने चाहिए? फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान एंड दे हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो ये हो गई हमारी एक तरीके से लास्ट डेट जिसके बेसिस पे इस चीज को काउंट किया जाएगा। तो जो भी ये नियर बाय हमारी कंट्रीज हैं तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, यहाँ पे जो नॉन मेजोरिटी पॉपुलेशन है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस के, ऐसे लोगों को वहां से जो माइग्रेट करके इंडिया आएंगे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, बट इट इज नॉट एलिजिबल इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो कि एएमटीएम हमारे 6 शेड्यूल के अंडर आने वाले स्टेट्स होते हैं। और ये कहाँ इशू नहीं होगा? एरियाज दैट कम अंडर इनर परमिट, इनर लाइन परमिट जो होता है, कहाँ कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में। तो यहाँ पे भी ये चीजें वैलिड नहीं होंगी। तो ये हो गए हमारे सीएए के बेसिक प्रोविजंस। एंड इट रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोड ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो नेचुरलाइजेशन का पीरियड जो था वो 11 साल से कम करके 5 साल हो गया फॉर अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स। मतलब इन कैटेगरीज के लिए ही सिर्फ इसे 11 साल से कम करके 5 साल का किया है कि अगर आप 5 साल से लगातार रह रहे हैं इंडिया में तो उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ जाती है कि नीड क्या थी सिटीजनशिप एक्ट को लाने की। तो पहली चीज तो कि इट अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स, बिकॉज जो परसिक्यूटेड इंडिविजुअल्स हैं यानी कि नॉन मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है दूसरी नेबरिंग कंट्रीज की, उनके टुवर्ड्स एक ह्यूमैनिटी दिखाने का पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई उन्हें वहां से भगाया जा रहा है तो उनको ह्यूमन ग्राउंड्स पे रहने के लिए एक जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने ये कदम उठाया है। देन इट एनहांसेस नेशनल सिक्योरिटी बाय डिस्टिंग्विशिंग इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स माइनॉरिटीज। तो देखिए इसका डिफरेंस क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी में ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ सीएए एक हम डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन से लोग परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं दूसरी कंट्रीज के और कौन से लोग हैं जो एज एन इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं और किस पे एक्शन लेना है हमें। फिर है प्रोवाइड रिलीफ टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम 3 इस्लामिक नेबरिंग कंट्रीज। अब आ जाता है कंसर्न। कंसर्न क्या क्या है? पहली चीज तो इट एक्सक्लूड्स माइग्रेंट्स फ्रॉम श्रीलंका एंड म्यांमार डिस्पाइट परसिक्यूशन। तो वहां पे भी परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज का लेकिन उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमने कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करी है? जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, जो कि है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश।
फिर है सीए रूल्स जो 2024 में आए, दे लैक टेस्ट टू वेरीफाई परसिक्यूशन बेस्ड माइग्रेशन। तो अब बात ये है कि यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो वैलिड हम मान नहीं रहे हैं, बट उनके पास कोई एग्जैक्टली एक वेरीफाइंग टेस्ट नहीं है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाए कि वो सिर्फ नॉर्मल माइग्रेशन से आए हैं या फिर वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है। परसिक्यूटेड वो होते हैं जिन्हें उनके घरों से निकाल करके भगा दिया जाता है, ठीक है, जिनके अगेंस्ट वहां पे क्राइम्स हो रहे हैं या हेट्रेड है, ऐसे होते हैं परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स। और एक तो होते हैं कि भाई बस उन्हें इंडिया आना था तो वो आ गए हैं। तो इस इन दोनों के बीच में डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, जूस, एथीस्ट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड सेक्युलरिज्म। तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप रिलीजन के बेसिस पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज नहीं बता सकते। दूसरी चीज कि एथीस्ट भी तो एक ग्रुप है, अगर मतलब वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्हें हक नहीं है सिटीजनशिप लेने का, अगर वो अपने देश से परेशान होकर के या निकाले गए हैं तो ये भी एक इशू है। नेक्स्ट है सीए ट्रीट्स माइग्रेंट्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन एंट्री बिफोर दिसंबर 31, 2014। तो ये हमारी जो एक तरीके से कट ऑफ डेट जो रखी गई है, इससे पहले के जो माइग्रेंट्स आए हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, इसके बाद वालों को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। तो बात ये है कि यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं बायसनेस क्रिएट हो रही है, और ये राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाता है। तो ये हमने बेसिक चीज समझ ली, सीए के प्रोविजन देख लिया, नीड क्यों थी, कंसर्न्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज में है, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी। अब सेक्शन ए है क्या, इट वाज एडेड थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इन फर्दरेंस ऑफ आसाम अकॉर्ड to give citizenship to migrants from East Pakistan to Assam from January 1, 1996 until March 1971. It also paved the way for updating of NRC in Assam. तो NRC in Assam से रिलेटेड जो मुद्दा है उससे रिलेट करते हुए आता है हमारा सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली अभी हमने ऊपर देखा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर रूल्स आए थे वो आसाम में अप्लाई नहीं होता है, बट ये जो सेक्शन 6A था ये ऐड किया गया था 1985 वाले अमेंडमेंट में, और इसमें ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, नाउ डेज अब हम बांग्लादेश बोलेंगे, कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों को हेल्प दी जाती थी और सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती थी आसाम में, ठीक है। अंटिल देखिए उसका भी एक डेट था कि जनवरी 1966 से जो मार्च 1971 के बीच में आया हो ऐसे लोगों को, ठीक है। और इसी वजह से फिर ये जो एनआरसी का बीच में बहुत ज्यादा हल्ला चल रहा था कि भाई आप उसे प्रोवाइड करा दीजिए सो दैट सर्टिफिकेशन सबके पास हो, तो हमें पता हो कि एग्जैक्टली कौन कौन वैलिड सिटीजन हैं या नहीं है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया है आसाम अकॉर्ड का, ठीक है। तो इसको आप एक बार ही बस रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है। तो इट अपहेल्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू एनैक्ट सेक्शन 6A, ठीक है। पार्लियामेंट के ऊपर जाता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट से रिलेटेड है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, इट इज नॉट वायलेटेड बिकॉज माइग्रेंट सिचुएशन इन असम वाज यूनिक। तो ये कहा जा रहा है कि 6A के टाइम पीरियड पे जो ये समझौता हुआ था आसाम अकॉर्ड का, तो ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि आसाम में माइग्रेशन की सिचुएशन थोड़ी अलग थी उस टाइम पे, ठीक है। वो वॉर सिचुएशन थी बेसिकली, जो 71 की हम बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन कल्चर, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि भाई इससे कोई कल्चरल इम्पैक्ट हो रहा है उनके यहाँ पे आने से, माइग्रेशन से। कट ऑफ डेट ऑफ मार्च 1971, इट वाज रीजनेबल बिकॉज पाकिस्तान आर्मी लॉन्च ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान ऑन 26 मार्च 1971 एंड ड्यू टू दिस बहुत सारे वहां से लोग जो थे वो माइग्रेट होकर के कहाँ आ गए थे, आसाम में एंटर कर गए थे। अदर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी अब इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, केस फॉर आसाम एनआरसी स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, कि भाई आसाम ने बोला है कि हमारी एनआरसी की डेट जो है कट ऑफ डेट वो 1971 रहेगी टू एक्सक्लूड इलीगल इमिग्रेंट्स। तो बेसिकली उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम उनको वैलिड नहीं मानेंगे। 1971 की सिचुएशन पे वॉर सिचुएशन थी तब बात अलग थी, बट उसके बाद वाली चीजों को हम वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी मेंटेन है बिकॉज 1.9 मिलियन पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 2019 एनआरसी ड्राफ्ट जो था, और ये हालांकि अभी भी पेंडिंग है और इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है। अब कॉन्फ्लिक्ट तो ये क्रिएट करता ही है सीए एक्ट जो हमारा आया 2019 का, बिकॉज वही है अंडरमाइंस द 1971 कट ऑफ डेट फ्यूलिंग लीगल डिबेट अब यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि एक जो पिछला 1985 का एक्ट था उन्होंने खुद ये कट ऑफ डेट प्रोवाइड करी थी, और फिर सीए आता है, ठीक है, और इसने डेट चेंज कर दी हैं और इनके प्रोविजंस भी अलग हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो प्री 1971 इमिग्रेंट्स जो थे, माइग्रेंट सिटीजनशिप राइट्स में स्ट्रेस आसाम्स इकोनॉमी। सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, टेंशन बिटवीन आसामीज एंड माइग्रेंट कम्युनिटीज जो कि मोनली बंगाली स्पीकर्स हैं, तो इसकी वजह से उनके बीच का डिवाइड बढ़ जाएगा। अब कंक्लूजन इसमें क्या दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहेल्डिंग द आसाम अकॉर्ड
addresses long-standing identity concerns in Assam while reaffirming constitutional principles. However, its implementation must balance national security with humanitarian values and due process to ensure justice for all. तो देखिए ये जो पूरा का पूरा सिटीजनशिप वाला टॉपिक है, इसमें आपको बेसिक प्रोविजंस क्या है सीए एक्ट के वो पता होने चाहिए, आसाम अकॉर्ड के बारे में पता होने चाहिए, और प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या चल रही हैं बस। क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जैसे मणिपुर का इशू तो आता ही रहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, वैसे ही सिटीजनशिप वाला इशू आसाम रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसकी आपको बैकग्राउंड डिटेल्स पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ बैकग्राउंड ही प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी फेवरेट टॉपिक। ठीक है, उत्तराखंड ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है, अभी ये 70th के पेपर में भी ये सवाल पूछ लिया गया था। तो पूरा देखिए, मैंने जब डिस्कस किया था 70th का GS1 का पेपर, तभी मैंने इस चीज को बोला था कि बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी चीजें। अब देखिए क्या है यहाँ पे, पहली चीज तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि यूसीसी क्या है, कि ये यूनिफाइड सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज है जो कि एप्लीकेबल होंगे टू ऑल सिटीजंस रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, और कौन कौन से मैटर्स कवर करेंगे, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड प्रॉपर्टी सक्सेशन। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है कि मोस्ट इंडियंस आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव रिलीजियस पर्सनल लॉज। ठीक है, गोवा फॉलो करता है यूसीसी अंडर पोर्चुगीज सिविल कोड। 21st लॉ कमीशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट मेकिंग वाली चीज है। ठीक है, 21st लॉ कमीशन ने क्या बोला था, दैट यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल करेंटली, रिकमेंडिंग इंस्टेड जेंडर जस्ट रिफॉर्म्स इन रिलीजियस फैमिली लॉज। तो इन्होंने बोला था कि यूसीसी की अभी करंट सिचुएशन इंडिया में जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट जो रिलीजियस लॉज है वहां पर जेंडर जस्ट रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि भाई जो भेदभाव होता है ना कि लड़के को इतना परसेंट शेयर मिलेगा, लड़की को इतना मिलेगा, या फिर डिवोर्स रिलेटेड जो लॉज हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो ये सारी चीजों को में रिफॉर्म लाने की जरूरत है रादर देन यूसीसी, क्योंकि यूसीसी अपने आप में ही बहुत बड़ा चेंज है ये। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या रहे हैं अब तक यूसीसी के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, इस पे अभी देखिए आपने देखा होगा मूवी भी बन रही है, अभी रिसेंटली आई गेस टीजर या ट्रेलर ड्रॉप हुआ है यामी गौतम का, तो आप इसको सर्च करिएगा, मूवी का नाम है हक। ठीक है, शाहबानो बेगम के केस के ऊपर ही वो मूवी है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली उसमें चीजें मिक्स एंड मैच तो करते हैं, बट आपको बेसिक आइडिया तो प्रोवाइड कर ही देगी, जिसमें बोला गया था, हाईलाइट किया गया था दैट जेंडर जस्टिस एंड द नीड फॉर यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज। उसके बाद आया सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लिली थॉमस का केस, विच एम्फेसाइज रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज टू प्रिवेंट मिसयूज। ठीक है, तो हर जगह पे यही बोला गया कि जितने भी जो इंडिविजुअल पर्सनल लॉज है इनमें रिफॉर्म्स की नीड है। नेक्स्ट है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, इट डिक्लेयर्ड तलाक ए बिदत, यानी कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता था अंडर द शरीयत एक्ट ऑफ 1937 एज आर्बिट्ररी एंड इनवैलिड, तो बेसिकली ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था। तो ये तीनों जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि भाई हमें रिफॉर्म की जरूरत है, वेरियस जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है वहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये कहीं ना कहीं रिकमेंड कर रहे थे कि अगर यूसीसी आ जाता है तो इन सारी चीजों में बहुत आसानी हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि यूसीसी आना तो ठीक है, बट इट इज नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट सच अ बिग थिंग ऑन द नेशनल लेवल। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 70th का जो मैंने GS2 का एनालिसिस, सॉरी GS1 का जो एनालिसिस डाला था उसको प्लीज जाकर के दोबारा से देखना, या 70th का पेपर खोल करके देखना, कि उसमें यही पॉइंट्स पूछे गए थे कि क्या है, उससे क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और वो मतलब सोसाइटी पे किस तरीके से हैम्पर करेगा, कि मतलब सोशल चेंजेस क्या आएंगे, कल्चरल चेंजेस क्या आएंगे। तो यही सारे एलिमेंट्स और फैक्ट्स थे, और यही पॉइंट्स उठा करके आपको लिखने हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी क्या है, तो पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि आर्टिकल 44 हमें डायरेक्ट करता है अंडर द डीपीएसपी टू हैव यूसीसी फॉर इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने ये सोच करके रखा था। देन आ जाता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो मोस्टली ऑर्थोडॉक्स हैं प्लस आउटडेटेड हो चुकी हैं, ठीक है, तो दे मस्ट एंड टू इंश्योर प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी, जैसे कि पॉलीगैमी वगैरह है जो पुराने समाज में से चली आ रही चीजें, तो ये सबको खत्म होना बहुत जरूरी है, जैसे ट्रिपल तलाक का ही एलिमेंट था, ये सारी चीजों का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि हम इक्वालिटी के साथ प्रोग्रेस एक्सपीरियंस कर सकें। फिर है इंटरनल ऑब्लिगेशंस, तो यूसीसी अलाइन करता है इंडिया की कमिटमेंट टू द ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, जैसे कि यूएनएचसीआर वगैरह हो गया, कि भाई हम ह्यूमन राइट्स को प्रिवेल करेंगे और सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इसके लिए इंटरनेशनल हमारा ऑब्लिगेशन भी फुलफिल हो जाता है इससे। देन नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अब यूनिफॉर्म लॉज लेंगे तो बात ये है कि कोई भी मैटर को सॉल्व करने के लिए आप एक ही किताब रिफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 अलग अलग किताबें हैं,
ठीक है, 10 अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड। पर अगर इन सबको कंपाइल करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक किताब में डाल दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज रिफर करनी होगी ना, रादर देन 10 अलग अलग टॉपिक्स को देखने की जगह। तो इसीलिए सिंप्लीफाई हो जाएंगे लॉस। एंड मॉडर्नाइजेशन, तो यूसीसी रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो इवॉल्विंग सोशल वैल्यूज है, जब विद टाइम चेंज होते जा रही है, प्रोग्रेस आते जा रही है, तो उसके साथ हमें जो है ना अपडेटेड रहने की जरूरत है। इसीलिए यूसीसी अगर आ जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए फेवर के। अब अगेंस्ट के देख लेते हैं कि पहली चीज तो इट इज अगेंस्ट डाइवर्सिटी। अब इंडिया की खासियत ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भाई हम सब अलग अलग हैं बट फिर भी एक हैं। तो अगर यूसीसी आ जाता है तो ये जो डाइवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं थ्रेटन हो सकती है। एंड पर्सनल लॉज जो है दे आर इंटेग्रल टू द कल्चर एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो लोग मतलब पर्सनल लॉज को अपने रिलीजन के साथ ही अटैच करके चलते हैं, तो ये थोड़ा उसके अगेंस्ट में चीज हो जाएगी। एंड इट विल इन्फ्रिंज और रिलीजियस फ्रीडम विच कम्स अंडर आर्टिकल 25। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट वाला एलिमेंट जो है वो आ रहा है ना। फिर है लैक ऑफ कंसेंसस, कि इम्पोजिंग यूसीसी विदाउट कम्युनिटी अग्रीमेंट। इसके लिए चाहिए कि भाई लार्जर लेवल पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी हेड्स हैं या फिर जो पब्लिक है, उनके साथ जब तक इस बारे में डिबेट ना हो, डिस्कशन ना हो और कोई कॉमन ग्राउंड ना निकले, तो रैंडमली से मतलब इम्प्लीमेंट करना बहुत ही गलत रहेगा। ठीक है, इट कैन कॉज social unrest against cooperative federalism। तो यूसीसी could encroach on states legislative powers undermining cooperative federalism, कि भाई हर स्टेट्स की भी अपनी पावर्स होती है इन सारे मैटर से रिलेटेड। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो सारी की सारी जो पावर है वो पहुंच जाएगी यूनियन के पास। ठीक है, तो स्टेट के ऊपर भी मतलब स्टेट की कहीं ना कहीं अथॉरिटी कम कर ली जाएगी। जैसे अभी हमने देखा कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी जो मैटर है ये सब की सब यूनियन लॉ से चलने वाला है। तो ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अब आपका काम ये है कि आपके पास एटलीस्ट 10-10 पॉइंट होने चाहिए दोनों जगह पे, तब जाकर के 5-7 याद रहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि जब आप अपनी इसकी नोट मेकिंग करें तो इस पर थोड़ा और रिसर्च करें। ठीक है, जब यूसीसी ये लागू हुआ था तो इसकी जो मंथली मैगजीन होगी विजन की या दृष्टि की भी, तो उसके अंडर में और डिटेल में ये सारे फैक्टर्स दिए होंगे। प्लीज गो थ्रू देम, उसको सर्च करके इसमें एडिशन करके अपने पॉइंट्स बढ़ाएं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट की वे फॉरवर्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी इन इंडिया। तो क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, तो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में थे इन्हीं के साथ हम वे फॉरवर्ड देखेंगे। कि पहली चीज तो कंसेंसस बिल्डिंग की बहुत जरूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट होना चाहिए, इंटरफेथ डायलॉग्स वगैरह होंगे, सो दैट कि आगे जाकर के जो सोशल डिस्कॉर्ड है वो अवॉइड किया जा सके। फिर है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस पहले कर लेना चाहिए कि भाई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वगैरह है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। ठीक है, फिर है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लोगों को एजुकेट करना। बहुत सारे लोग जो हैं जो बिल्कुल टची रहते हैं अपने पर्सनल लॉज या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के, उनको एजुकेट करना कि भाई देखिए ये चीजें ठीक है, माना कि सालों से ऐसे ही चली आ रही हैं और आपके दादा परदाओं के जमाने में भी ऐसा होता था, बट अब जमाना बदल रहा है, यहाँ पे अब इक्वल राइट्स की बात आ रही है, तो वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस कम्युनिटी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज, कि एक इस्टेब्लिश करना चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्रू कोडिफिकेशन टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी, कि जो पर्सनल लॉज है उनका भी अगर कोडिफिकेशन कराया जाए, ये नहीं कि मतलब सिचुएशनली वो भी बदलते रहे हैं, कि अगर उनका एक कोडिफाइड एक सिंगल लॉ मेंटेन करके बना दिया जाए जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, तो शायद उससे भी थोड़ी हेल्प मिल सकती है। और उसी के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं हम यूसीसी के साथ अगर इंटरमिक्स कर दें तो फिर जो पर्सनल लॉज है वो भी यूसीसी को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्राई टू मेक 10 पॉइंट्स इन टोटल फॉर वे फॉरवर्ड। 4 यहाँ से लिए, 6 आप अपनी तरफ से ऐड करें। ठीक है, लास्ट में आ जाता है हमारा कंक्लूजन। इन अ कंट्री एज कल्चरली डाइवर्स एज इंडिया, यूसीसी मस्ट एम नॉट टू इम्पोज, एक सेकेंड, UCC must aim not at imposing uniformity but at achieving fairness and equality across communities। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन दी हुई है, कुछ नहीं है, कंक्लूजन वगैरह के लिए ऐसी ही लाइन होनी चाहिए। कंक्लूजन में ये नहीं है कि जो ऊपर आपने आंसर में प्रोवाइड किया है वही लिखना है, कंक्लूजन में आपको 2-4 नई लाइनें लिखनी होती हैं। ठीक है, जो पूरे के पूरे आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो आंसर को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, इट शुड इमर्ज फ्रॉम डायलॉग नॉट डिक्टेट, रिस्पेक्टिंग pluralism while upholding constitutional values। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड कंक्लूजन। तो इसे लिख करके रखना है, या फिर जैसे केस लॉज वगैरह है तो उसका भी एग्जांपल देकर के हम लिख सकते हैं कि इंडियन जुडिशियरी हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम रिकमेंडेड कि यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए थ्रू वेरियस केस लॉज। फॉर एग्जांपल शायरा बानो का केस हो गया या सरला मुद्गल वाला हो गया। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करें तो आंसर बहुत ब्यूटीफुली निकल करके आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब ये न्यूज में क्यों था, because Vice President of India stressed the need for a clear separation of powers
वार्निंग दैट एनी ओवरलैप अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी रिस्क इंस्टीट्यूशनल ओवररीच। तो कल के लेक्चर में हमने तीनों ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी कि हमारी डेमोक्रेसी का एक प्राइमरी जिसे बोलते हैं कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, कि हमारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और सेपरेटली काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फॉर इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स अब यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया था अंडर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड कर देता है। फिर मॉडर्न थ्योरी में कहाँ से आया, इन द बुक ऑफ एरिस्टोटल द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ओ सॉरी, मोंटेस्क्यू इनंसिएटेड एंड एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये अगर नहीं भी जानेंगे तो भी ठीक है, ये मतलब ट्रिविया है, एक तरीके से पढ़ने के लिए अच्छा है। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के, एक्सक्लूसिविटी, कि डिवाइडिंग द गवर्नमेंट इनटू 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स। फंक्शनल प्रिंसिपल क्या है, डिलिनिएटिंग द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गन्स एंड दैट वन ऑर्गन शैल नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द अदर। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डेल्व करके आप स्टैटिक पोर्शन भी लक्ष्मीकांत से कवर करें और बाकी का करंट अफेयर से। फिर है चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल, दैट चेक शुड बी मेड ऑन ईच अदर बाय दीज ऑर्गन्स टू लुक आफ्टर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज परफॉर्म्ड आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई 3 सेपरेट ऑर्गन्स हैं, तीनों की अपनी इंडिविजुअल पावर्स है, तीनों को एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी है, लेकिन तीनों को मेक श्योर करना है कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक्स एंड बैलेंस भी प्रोवाइड करना है, बट मेक श्योर करना है कि हम ओवर रीच ना करें। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड प्रिंसिपल। अगर आप देखेंगे कि आप 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों इक्वल हैं, तीनों को अपना काम अच्छे से करना है, लेकिन तीनों को एक दूसरे के काम में पड़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन तीनों को एक दूसरे का इंश्योर भी करके रखना है कि वो कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, दैट क्रिएटिंग कॉन्कॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट कन्फ्रंटेशन, एंगेजमेंट नॉट एस्ट्रेंजमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल में दे दिया गया है, ठीक है। क्रिएटिंग कॉन्कॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड, ये एक पॉइंट है। दूसरा कोऑपरेशन एंड नॉट कन्फ्रंटेशन एंड एंगेजमेंट नॉट एस्ट्रेंजमेंट, ये 3 है। तो अगर कहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर्स लिखा है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप कहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आपने डाला है, उसके बाद उसको बेसिकली समझाने के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप इन 3 पॉइंट्स को इस तरीके से लिख देते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपका आंसर जो है वो मतलब पोर्ट्रे होगा। सो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, इसका नोट बना करके रख लेना। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, अब क्या क्या मसले हैं कि भाई इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली चीज है कि एक डेलिकेट बैलेंस है, ठीक है, डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस जो अभी हमने ऊपर देखा। तो आर्टिकल 50 जो है, अब देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर या पॉलिटी रिलेटेड कहीं पे भी सवाल आते हैं तो, डायरेक्ट द स्टेट्स टू कीप स्टेप्स to separate the judiciary executive in the public services and it is also a part of basic structure, ठीक है, separation of powers is also a part of basic structure। फिर है functional overlap, अब जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड है बट ही एक्सरसाइजेस लेजिस्लेटिव पावर्स एज इन प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो ये एग्जांपल हो जाता है कि कहां कहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव पावर्स में ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस जुडिशियल फंक्शन इन द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस, ठीक है, ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर ओवर पावर कर देता है जुडिशियल फंक्शंस को। जुडिशरी एक्सरसाइजेस legislative and executive powers in issuing guidelines to executives and certain legislative amendments। तो कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ता है कुछ कुछ एग्जीक्यूटिव मैटर्स में और कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करने में। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसका है वो है विशाखा गाइडलाइंस, और ये कहीं कहीं जरूरी भी हो जाता है। तो ये हमें विशाखा गाइडलाइंस का जो एग्जांपल है वो ये प्रोवाइड करता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस कितने ज्यादा जरूरी है और जुडिशरी किस तरीके से अपने चेक्स एंड बैलेंसेस को आज तक मेंटेन करते आए। देयर आर अदर केस लॉज एग्जांपल्स जहां पे जुडिशियल ओवर रीच होता है, बट दिस इज फॉर मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। तो विशाखा गाइडलाइन जो था वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, प्लीज रीड अबाउट इट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड या जुडिशियल जो मैटर्स होते हैं उन लेजिस्लेटिव केसेस में जहां पे जुडिशरी को ओवरटेक करना पड़ता है उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है ये, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैंने बता दिया। कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गन्स, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गए, पहला चीज तो जुडिशियल इंटरवेंशन की रूलिंग दैट प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन स्टेट बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर
फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट विद इन 3 मंथ्स। अब जो ये टाइमलाइन है ये क्या जुडिशियल इंटरवेंशन है, जुडिशियरी ने टाइमलाइन दी है ये। अभी बहुत सारे केसेस हो रहे थे जहाँ पे गवर्नर और सीएम के बीच का चल रहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ था कि गवर्नर कितने टाइम तक बिल को अपने पास रख सकता है। तमिलनाडु में भी ये प्रॉब्लम थी, तो ये वाले केस लॉज को भी प्लीज पढ़ करके इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। फिर है लेजिस्लेटिव एनक्रोचमेंट, ठीक है, जहां पे लेजिस्लेचर अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा एनक्रोच कर रहा है दूसरे मैटर में। तो एनजेएसी अपॉइंटमेंट होना था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये किसने निकाला था? यूनियन लॉ मिनिस्टर, मतलब बेसिकली जो लेजिस्लेचर था उसने ये एक्ट पास किया था, बट इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर अपनी थोड़ा सा ओवर पावरिंग दिखा रहा था कि नहीं जजेस अपॉइंट करने के लिए हम मिनिस्टर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी कन्फ्लिक्टिंग इशू कि कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या ऐसे कोई नेशनल जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। फिर आ जाता है एग्जीक्यूटिव ओवररीच, जो कि मेजोरिटी होती है ट्राइब्यूनल्स में, या फिर प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, की अगर राज्यसभा या लोकसभा अभी प्राइमरली डिसमिस्ड है और अभी मतलब सेशन में नहीं चल रहा है हमारा, तब जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है, या फिर जो गवर्नर है वो भी कर सकता है। और जब हम लिखते हैं ना प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो इसके नीचे लिखना है कि भाई जो प्रेसिडेंट का है उसका पावर आता है आर्टिकल 123 के अंडर और गवर्नर का आता है आर्टिकल 213 के अंडर। तो इस तरीके से आपको जो है ना पढ़ते जब जाते हैं हम तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स वगैरह याद हो जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होंगे जो 72nd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 71st में उतना श्योर नहीं है, मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किस तरीके से आपको पीटी में हेल्प करेगी उसका ये एग्जांपल है कि आप इसे ओवरऑल मैनर में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस में हम अगर हम आर्टिकल्स याद कर लेंगे तो कल को पीटी में सीधा सीधा वो पूछ लेगा कि भाई प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में गिवन है। ठीक है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से हम दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर लेते हैं। फिर कंक्लूजन है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन इन watertight compartments, so a broad separation of power with some functional overlap and adequate checks and balances furthers the goal of democracy. Very beautifully explained as it is, confusion use किया जा सकता है। ओके तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है आई गेस, अच्छा 2 टॉपिक्स और है ना, हाँ ये वाला नहीं करना था, ओके हो जाएगा। प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिग्निफिकेंट रूलिंग कहाँ आई, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जिसमें उन्होंने लिमिट करी है स्टेट पावर्स इन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई स्टेट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे रैंडमली एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, और इन्होंने अपना ही एक प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल किया है। ठीक है, कम्युनिटी सोर्सेस बोला गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुड बी कम्युनिटी सोर्सेस, कब? रंगनाथ रेड्डी केस 1978 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस जो हुआ था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट को ओवररूल करते हुए कहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो स्टेट मतलब सॉरी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, लेकिन इन अ लिमिटेड मैनर। ओके, की हाइलाइट्स क्या है जजमेंट के? तो आर्टिकल जो हमारा यहाँ पे आ जाता है मसला वो है आर्टिकल 39B। इसका स्कोप क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इजंट ऑटोमेटिकली अ मटेरियल सोर्स फॉर कम्युनिटी यूज, कि मतलब मटेरियल सोर्स डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि प्राइवेट पार्टी है तो हाँ ये ओवरऑल कम्युनिटी के यूज के लिए इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, नहीं, तो वहां पे ये थोड़ा सा लिमिटेड यूज हो जाता है। फिर है स्टेट्स एक्विजिशन अथॉरिटी, नॉट फ्रॉम आर्टिकल 39B बट फ्रॉम एमिनेंट डोमेन एंड एंट्री 42। ठीक है, तो ये एंट्री 42 में आ जाता है कि भाई स्टेट के पास राइट है एक्विजिशन का। उसके बाद है प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन एज प्राइवेट, डिपेंड्स ऑन नेचर, स्कार्सिटी, इम्पैक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्राइवेट हैंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन होना कि कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स अडेप्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31C, अब वो जो है 31C क्या है ये आपका काम है, सर्च इट, राइट इट डाउन। ठीक है, इट इज स्टिल वैलिड एज हेल्ड इन केशवानंदा भारती केस। तो आप देख रहे हैं केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड है, तो आई एम होपिंग कि 31C के बारे में आप लोगों को पता होगा, एंड इफ समबडी कैन एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इन्वॉल्व इंश्योरिंग सोसाइटल नीड्स आर मेट while respecting individual ownership। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया में हमको मेट्रो बनानी है, ठीक है, अब मेट्रो बनानी है, ये ब्रिज बनना है, आप किसी के घर के अंदर से तो नहीं आप ब्रिज निकाल करके ले जा सकते ना। तो एट टाइम्स आपको सारे परमिशन चाहिए होते हैं कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप ये पब्लिक कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं लार्जर लेवल पर कि भाई मेट्रो बन जाएगी तो सबको ही हेल्पफुल होगी, इट डजंट मीन कि आपके पास राइट है कि जो ऑलरेडी वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का। ठीक है, also applied the public trust doctrine mandating responsible resource management for the public good. Next है limits of eminent domain,
ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन लैंड एक्विजिशन वाज क्वेश्चन। ओके, तो ये जो सारे प्रोविजंस थे ये हो गए। तो देखिए इसमें जो पूरा ये जो टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टी राइट्स का आपको बेसिक पता होना चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ आर्टिकल 39 बी क्या है और आर्टिकल 31 सी क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी सबको पता है कि पहले वो फंडामेंटल राइट था बट उसके बाद उसे कैंसिल आउट करके एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्या है? इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विद कंडीशंस। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि आप ले सकते हैं पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट कंडीशंस क्या है कि मस्ट सर्व अ पब्लिक पर्पस। जैसे मेट्रो बनानी है तो एक पब्लिक पर्पस है ना वो। जस्ट कॉम्पोजिशन की फेयर पेमेंट रिक्वायर, कि भाई जितना भी उनका जो पैसा है आप उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो तो वो उनको एक फेयर मैनर में रिसीव होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस, ओनर्स मस्ट बी नोटिफाइड एंड हैव द राइट्स टू कॉन्टेस्ट, कि भाई अगर ओनर चाहे तो मना कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती से कि भाई सरकारी काम है तो आप उसे करवा लें। एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओनली गवर्नमेंट और ऑथराइज एजेंसीज कैन एक्सरसाइज दिस पावर, नोबडी एल्स ऑन द नेम ऑफ गवर्नमेंट कैन डू दिस। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है? इट इंश्योर्स दैट स्टेट मैनेजेस नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। तो ये सिंपल सीधी सी बात है कि भाई पब्लिक ट्रस्ट है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे लिए प्रोवाइडेड है उसको कम्युनिटी वेलफेयर में एक एफिशिएंसी के साथ जो है वो स्टेट मैनेज करे और यूज करे। ठीक है, स्टेट्स एज ट्रस्टीज एंड सिटीजंस एज बेनिफिशियरीज, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट देखिए छोटे में यहाँ पे दे दिया, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल, चारों ही इम्पैक्ट्स है। तो लेजिस्लेटिव ये हो सकता है कि इट कुड अफेक्ट फ्यूचर प्रॉपर्टी लॉज, लैंड रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स की अगर वो इसके अकॉर्डिंग ही फिर मोल्ड होने लगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इट प्रमोट्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बाय रिस्ट्रिक्टिंग स्टेट एक्विजिशन पावर्स। पॉलिटिकल डिबेट, इट मे अफेक्ट पॉलिटिकल एजेंडा और लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो पॉलिटिकल एजेंडा, तो पॉलिटिकल डिबेट कहीं पे भी आती है तो सीधा बोल दो कि भाई वो इलेक्शन और सारी चीजों में पॉलिटिकल एजेंडा बना करके यूज करेंगे। जुडिशियल रोल, इट स्ट्रेंथेन्स स्क्रूटिनी ओवर गवर्नमेंट एक्शंस कंसर्निंग प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तो अच्छी ही बात है। कंक्लूजन क्या आ गया? द रूलिंग क्लैरिफाइज दैट लेबलिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटीरियल रिसोर्स रिक्वायर्स केस बाय केस एनालिसिस, urging government actions to respect constitutional rights and resource management principles. ओके, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक था। देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि इतनी सारी हैवी डिटेल्स बता दी गई हैं, बट कुछ नहीं है, इसको एक बार और आप रीड आउट करेंगे आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई ना कि भाई मैंने कि जो आपको मेट्रो वाला एग्जांपल दिया बस इसको दिमाग में रखना है कि स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता, बस बात खत्म। पहले ये था कि हाँ भाई क्योंकि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो स्टेट्स जो है वो अक्वायर कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, बट अब जो ये ओवर रूल करके अपना जजमेंट जो दोबारा से दिया है महाराष्ट्र वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने बस यही बोला कि हाँ आप अक्वायर कर सकते हैं, बस उसकी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, ये जो कंडीशंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, तो कोई भरोसा नहीं कि कल को पीटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मेंस के साथ साथ पीटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल इमरजेंसी। तो यूनियन कैबिनेट पास द रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ 50 ईयर्स सिंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। तो एक ही बार लगी थी, मतलब सॉरी एक बार नहीं लगी थी, लास्ट टाइम जो लगी थी 1975 में, उसके 50 साल हो गए बेसिकली, ये वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी सेलिब्रेट करने की क्या ही बात है, मतलब दे पास द रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जर्वेंस, नॉट सेलिब्रेशन बट ऑब्जर्वेंस। डेफिनेशन क्या है? अब इमरजेंसी की डेफिनेशन में क्या होता है कि सस्पेंड हो जाते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेक ओवर कर लेती है, जो ये फेडरल फीचर है गवर्नमेंट का वो यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, बस यही है। पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना इसको तो बिल्कुल रट लीजिए कि कहीं पे भी जब गवर्नमेंट की एक्शन जस्टिफाई करने होते हैं तो उसके आगे लगा दो कि भाई दे आर डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब रीजन क्या थे इंटरनल इमरजेंसी के इम्पोज करने के उस टाइम पे, तो इसको आप नहीं भी जानेंगे तो भी चल जाएगा, बट इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या होते हैं इसको आप पढ़ेंगे कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। ठीक है, लक्ष्मीकांत पे सिर्फ इंटरनल इमरजेंसी नहीं, तीनों टाइप ऑफ इमरजेंसीज के क्या प्रोविजन होते हैं, क्यों लगाई जाती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इंटरनल इमरजेंसी जो 75-77 में हुई थी उसका। अब देखिए इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं ये, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी को। 75-77 हटा दीजिए ना, आपसे सिंपली अगर पूछा जाए कि भाई इंटरनल इमरजेंसी के इम्प्लीकेशंस या क्रिटिसिज्म क्या होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से इसमें से उठा करके लिख सकते हैं कि भाई सिविल लिबर्टीज जो है वो सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। उस टाइम ये हुआ था
ये बता रहे हैं जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वर जेल्ड, बट हमें तो एक लार्जर टॉपिक वाइज में लिखना है, तो हम लिखेंगे कि भाई जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को बिना बात के वहां पे अरेस्ट किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशन हाउसेस को बंद कर दिया जा सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, फेडरल पावर सस्पेंड हो जाती हैं, क्रैकडाउन ऑन डिसेंट कि लोग अपोजिशन लीडर्स वगैरह ये लोग अपोज नहीं कर सकते हैं इन चीजों को, और एक तरीके से वहां पे डिक्टेटरशिप वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बताया कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, बट उन क्या क्या हुआ से तो मतलब प्रोविजन तो वही रहेगा ना, कि अगर आगे भी कभी इंटरनल इमरजेंसी लगती है तो यही होगा, सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो जाएंगी, पावर एकदम यूनियन पावर आ जाएगा गवर्नमेंट में। सोशल इम्पैक्ट ये होगा कि मिसयूज ऑफ पावर किया जा सकता है, कि जो पावर्स हैं उसके अंडर आप गलत तरीके से लोगों को टॉर्चर कर सकते हो, कस्टोडियल डेथ वगैरह हुई थी उस टाइम पे, टॉर्चर हुआ था, फोर्स स्लम क्लियरेंसेस, रीसेटलमेंट प्लान्स, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम पढ़ के समझ सकते हैं कि ओके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे कभी हो तो इंटरनल इमरजेंसी से यही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, ये तो खैर सिर्फ उसी वाली बात का था, इसको मत लिख लेना, जरूरी नहीं इंटरनल इमरजेंसी में फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या हुआ था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, judges perceived as unsupportive were sidelined, okay, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर की वजह से मतलब पब्लिक का ट्रस्ट ही इंस्टीट्यूशन से खत्म हो गया था। पोस्ट इमरजेंसी, फिर जो हमारे एक्ट आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये तो सेपरेट टॉपिक हो गया एक तरीके से, तो इसने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी, देखिए आपके पास ना एक और चीज जो नोट्स में होना चाहिए कि 42nd एक्ट अमेंडमेंट एक्ट और 44th के क्या क्या प्रोविजंस थे, उसको सेपरेटली प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी थे, कुछ तो हाईलाइटेड होते हैं जो हमें हमेशा याद होते हैं, ये आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएंगे। तो 44th में क्या क्या हुआ था कि रिटन अप्रूवल जरूरी हो गया था, कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रिक्वायर्स रिटन कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ओके, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था वो फ्रेज चेंज करके ऑन द ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी विद आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड आ गया था। तो देखिए पीटी के भी पॉइंटर्स हैं, ये पीटी में भी ये पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 जो था विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कन्विक्शन, एंड 21 इनको बोला गया कि दे विल रिमेन इनफोर्सिएबल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो बेसिकली सारे फंडामेंटल राइट्स तो उस टाइम पे कैंसिल आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो आर्टिकल 20-21 के अंडर क्या है ये भी पता होना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट और उसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। लोकसभा का टर्म उस टाइम पीरियड पे इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे 5 से 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस से रिवोक करके 5 साल पे रिस्टोर कर लिया गया। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275A which eliminated unions power to deploy forces for law and order in states, कि भाई आप फोर्सेस नहीं डिप्लॉय कर सकते, यूनियन के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी स्टेट में प्रोटेक्शन के नाम पे फोर्सेस डिप्लॉय कर दें। ठीक है, तो ये रिमूवल हुआ आर्टिकल 275A का। एंड जुडिशियल रिव्यू का एलिमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस का जो भी मसला है ये कौन डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कंक्लूजन है, the emergency suppressions of dissent and civil liberties highlights the need for citizens to protect democracy. Strengthening checks and balances is essential to prevent power concentration and uphold डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इसके लिए चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छा सा कुछ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन निकल जाएगा, तो प्लीज उसका भी अच्छे से यूज करिए। मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में दिखाया भी है आपको एग्जांपल के तौर पे कि कितने अच्छे से अगर आप चैट जीपीटी या कुछ भी एआई है उसको अपनी असिस्टेंस के लिए यूज करें, बहुत हेल्प कर सकता है, और मेंस आंसर राइटिंग में, नोट्स मेकिंग में, कोटेशंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो हमें नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पैटर्न क्या है और फ्रेंच पॉलिटी का पैटर्न क्या है, मतलब ये कंपैरिजन इज समथिंग जो नहीं पूछने वाला बीपीएससी। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। अब हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड फॉर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस इन इंडिया, what are the potential benefits and challenges and how can be these addressed, ठीक है, to ensure data driven and inclusive policy making। now this is your question जिसपे आपको आंसर लिखना है, ठीक है, a 38 marker which will have around 500 words। try to write on this because अभी हमने इस टॉपिक को भी इस पार्ट में पूरा कवर कर लिया है, तो थोड़ा सा 500 मार्क्स का इस पे आप क्वेश्चन लिखें। एंड आंसर सबमिट करने के लिए हाँ, ये आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बिहार पीसीएस दीदी, उस पे मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है। ठीक है, वो गूगल फॉर्म इसीलिए है बिकॉज आई वांट सीरियस एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं
कि वो रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएं अभी रिजल्ट आने से पहले से ही। सो व्हाट वी विल डू कि जितने भी लोग वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्लीज आप लोगों ने अगर नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो गूगल फॉर्म फिल करें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पीयर आंसर राइटिंग इवेल्युएशन। तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर उस ग्रुप में 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन एस्पिरेंट्स, ठीक है, दैट इज वाई मैं ये फॉर्म फिलअप करवा रही हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो फालतू बकवास करते हैं, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए इस ग्रुप में। ठीक है, सेपरेट ग्रुप रहेगा, 50 से 60 जितने भी उसमें स्टूडेंट्स होंगे। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये वाला आंसर बोला, ठीक है, लिखने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये दिया है, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो सब लोग ने अपने आंसर्स वहां पे डाले एंड व्हाट दे विल डू कि दे विल ट्राई कि वो किसी एक या दो बच्चे का आंसर जो है इवेल्युएट करें और फिर उसे प्रोवाइड करें। तो इससे क्या है कि आपके पास आपके बनाए हुए आंसर तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको हेल्प मिलेगी दूसरे लोगों के आंसर से अपने आंसर्स को और ज्यादा बेहतर करने की। तो ये एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने 70th के टाइम पे आपस में, मतलब मेरे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, हम लोग भी इस चीज को फॉलो अप करते थे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो इसमें जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज अगर आप मेरे सिर्फ यूट्यूब पे हैं और टेलीग्राम पे नहीं है, तो प्लीज मुझे जाकर के वहां पे इस चैनल को ज्वाइन करिए। और वो जो गूगल फॉर्म मेरा है वो पिंड मैसेजेस में आपको मिल जाएगा। प्लीज फिल आउट दैट फॉर्म एंड वी विल ट्राई टू मेक दैट ग्रुप बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो दैट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जितने भी लोग अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं वो दूसरों का आंसर इवेलुएट भी करे। तो इससे आपकी भी नॉलेज एनरिच होगी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से पॉइंट्स को बेहतर बनाना है। सो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस तरीके से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड देन वी विल लेट यू नो कि अगर हम कोई पेड कोर्स स्टार्ट करते हैं फॉर आंसर इवेल्युएशन, जहाँ पे आई विल चेक योर आंसर्स, तो वो सेपरेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। एंड ठीक है, तो आज का ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है जो इसका सेकेंड पार्ट, विच इज इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, सब टॉपिक्स, उसको कवर किया जाएगा। सो टिल देन अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और प्लीज आप लोग एक्नॉलेजमेंट के लिए कुछ भी बीच में नीचे मेंशन करके कमेंट कर दिया करो, मतलब मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू, बाय।